55 साल का पति, 35 साल की बीवी और एक बॉयफ्रेंड, इस लव ट्रायंगल का अंत हुआ खून से। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिंस्टर सीक्रेट में। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विश्वास की नाव डगमगा जाएगी। यह कहानी उत्तराखंड की है। 5 जून 2025 को उत्तराखंड के कोटद हाईवे के पास से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे। तभी वह देखते हैं कि हाईवे के किनारे एक खाई के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। नजदीक जाकर देखते हैं तो यह किसी पुरुष की डेड बॉडी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है, जिस कारण से इसकी मौत हो गई। वह लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर कोटद पुलिस आ जाती है। बॉडी की जांच की जाती है। उस बॉडी के पास से कोई भी आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह नहीं मिलता है जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होता है क्योंकि अभी तक पुलिस को यही लग रहा था कि इस व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इस केस की कहानी बदल जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गई है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कई तरह के घाव थे। किसी धारदार हथियार से उसे जो है मारा गया था। पुलिस समझ चुकी थी कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किसी ने इसकी हत्या करके इसे हाईवे के नजदीक फेंका है और इसी के चलते पुलिस जो है इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब हाईवे के पास जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी उससे कुछ दूरी पर ही एक टोल प्लाजा था और पुलिस का मानना था कि अगर किसी ने इसकी डेड बॉडी को यहां पर फेंका है तो वो गाड़ी एक टोल प्लाजा से होकर जरूर आई होगी। और इसी के चलते पुलिस उस टोल प्लाजा की 5 जून की और पिछले 3 से 4 दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो कलेक्ट कर लेती है और उसको बारीकी से देखा जाता है। यहाँ पर पुलिस के नज़र में कई संदिग्ध गाड़ियाँ आती हैं। पुलिस उनको शॉर्टलिस्ट करती है और यहीं पर पुलिस की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो एक्सयूवी 700 होती है। दरअसल जिस जगह से यह डेड बॉडी मिली थी, यह गाड़ी उसी जगह के आसपास बार बार घूमते हुए देखी गई थी बिना किसी रीजन के। हाईवे से अगर कोई भी गुजरता है तो वह टोल से निकलने के बाद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, ना कि वह वापस आता है। यह गाड़ी कई बार वहां पर आसपास घूम रही थी और पुलिस की नज़र इस गाड़ी पर पड़ जाती है। पुलिस इसके जो नंबर होता है उसकी डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि यह गाड़ी दिल्ली के रहने वाले रविंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस उनका एड्रेस निकालती है और उनके घर पर संपर्क करती है तो मालूम चलता है कि रविंद्र सिंह नाम का ये जो व्यक्ति है ये पिछले कुछ महीनों से घर से फरार है, क्योंकि इसके ऊपर काफी कर्जा हो रखा था और एक चेक बाउंस होने का जो केस है वो भी इसके ऊपर चल रहा था। वैसे पेशे से एक बिजनेसमैन था और इसी के चलते ये फरार था। पुलिस उनके परिवार को बताती है कि कोटद हाईवे से एक डेड बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त करनी है। उसके फोटोज वगैरह घर वालों को दिखाए जाते हैं तो रविंद्र सिंह का भाई और परिवार वाले उसे पहचान लेते हैं और वह कहते हैं कि यह रविंद्र सिंह की ही डेड बॉडी है। अब पुलिस रविंद्र सिंह नाम के इस व्यक्ति का जब बैकग्राउंड खंगालती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि पहले यह व्यक्ति दिल्ली में ही रहता था अपने परिवार के साथ। इसकी बीवी थी, एक बेटा था, भाई था, भाई का परिवार भी था, पेशे से बिजनेसमैन था। लेकिन 2007 में इसकी अपनी बीवी के साथ कुछ विवाद हो गया था और यह अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो गया था। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी वहीं पर छोड़ दी थी। एक तरह से यह अपने परिवार से अलग हो गया था और देहरादून में आकर रहने लगा था।
देहरादून में इसने फिर से अपना नया बिजनेस शुरू किया और यहाँ पर इसकी मुलाकात एक 18 साल की लड़की से होती है जिसका नाम रीना सिंधु था। वैसे ये लड़की 18 साल की थी और उस वक्त जो रविंद्र सिंह था वो उससे लगभग 20 साल बड़ा यानी कि 38 साल का था। 20 साल का एज डिफरेंस होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यही प्यार के चलते ये दोनों लिव-इन में रहना शुरू कर देते हैं। रीना सिंधु नाम की लड़की जो देहरादून में रविंद्र को मिली थी। पेशे से ये मुरादाबाद की रहने वाली थी। उसके बाद ये दोनों लिव-इन में रहते हैं कुछ सालों तक। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनके घर में एक बेटी का जन्म भी होता है और यहाँ पर जो रविंद्र का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा चलने लगा था। अब जो रीना सिंधु है वो अपने पति रविंद्र से कहती है कि मुरादाबाद में ही उसका घर है और वहीं पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस के मामले में जो रविंद्र है उसको इधर-उधर जाना होता था। इसी के चलते जो रविंद्र है वो अपनी दूसरी बीवी रीना सिंधु को मुरादाबाद में ही एक घर लेकर देता है। ये काफी आलीशान घर होता है। 3 मंजिला मकान होता है। इस घर को वो रविंद्र अपने नाम पर और अपनी बीवी रीना सिंधु के नाम पर करा देता है। उसके बाद बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अब साल आ जाता है 2024 का। दरअसल 2024 में जो रविंद्र सिंह है उसे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था। उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था। साथ ही उसने किसी को 18 लाख रुपए का चेक दिया था और क्योंकि उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जिससे वो चेक बाउंस हो गया था तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी और इसी के चलते 2024 दिसंबर से वो अपने घर से फरार था। वैसे वो अपने काम के सिलसिले में भी बाहर ही रहता था लेकिन इस बार क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी इसलिए वो फरार था और उसके इस कांड के बारे में दिल्ली में रह रही उसकी पहली पत्नी और उसके परिवार वालों को भी मालूम था। अब पुलिस को हाईवे के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी दिखी थी वो रविंद्र सिंह की ही थी और वो गाड़ी इस वक्त रविंद्र की दूसरी बीवी रीना सिंधु के पास थी और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में पुलिस यह भी देखती है कि वो गाड़ी जब टोल प्लाजा से गुजर रही है तो उसकी ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर रीना सिंधु ही बैठी हुई है, जबकि ड्राइविंग सीट पर रविंद्र नहीं बल्कि कोई और था। अब पुलिस का जो शक है वो थोड़ा थोड़ा रीना सिंधु की तरफ जाता है। पुलिस मुरादाबाद में रीना सिंधु का एड्रेस निकालती है और रीना सिंधु के पास पहुंच जाती है। रीना सिंधु से सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो पुलिस को देखकर घबरा जाती है। उसके जवाब भी कुछ उल्टे-पुल्टे थे। पुलिस उससे पूछती है कि उसका पति इतने दिनों से गायब है, उसने कोई मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, जिस पर वो कोई सही जवाब नहीं दे पाती है। अब पुलिस सख्ती से जब रीना सिंधु से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है और वह कहती है कि रविंद्र सिंह की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा ही हाथ है। और यहाँ से सारी कहानी का खुलासा होता है। दरअसल जो रीना सिंधु है वो पुलिस को यह कहती है कि मुरादाबाद में कुछ साल पहले रविंद्र ने उसे यह घर दिलाया था जिसकी कीमत अभी 3 से 4 करोड़ के आसपास है और यह घर रीना सिंधु और रविंद्र के नाम पर है। और हाल ही में कुछ साल पहले रीना सिंधु ने इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला था। साथ ही एक यूनिसेक्स सैलून भी खोला था जो कि उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविंद्र को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज हो गया था और इसी कर्ज के चलते उसने अपनी बीवी रीना सिंधु से यह कहा कि इस घर को बेच देते हैं। 3 से 4 करोड़ की वैल्यू का यह घर है। यह घर बिक जाएगा, हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और फिर से जो है बिजनेस चलेगा तो अच्छा पैसा कमा के घर ले लेंगे। लेकिन रीना सिंधु किसी भी हालत में उस घर को बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि एक तो उस घर की कीमत बहुत ज्यादा थी,
दूसरा, उस घर में उसने नया बिजनेस भी शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात का अंदाजा लगाइए। एक पति जिसने उसे इतना बड़ा घर लेकर दिया, जो उसकी इतनी केयर करता था, इतना प्यार करता था। उसे अगर पैसे की जरूरत है तो कोई भी बीवी उसका साथ देने से मना नहीं करेगी। लेकिन रीना ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो इस घर को बिल्कुल भी बिकने नहीं देगी। और इसके पीछे का जो सबसे मेन रीजन था वो जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल रीना ने जो फिजियोथेरेपी सेंटर खोला था, तो उसके सेंटर में या उसके सलून में बहुत से लड़के भी आया करते थे, और यहीं पर पारितोष नाम का एक लड़का फिजियोथेरेपी कराने के लिए आता था, जिससे रीना की दोस्ती हो जाती है। क्योंकि रीना का पति रविंद्र बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था, इसलिए जो रीना है वो पारितोष से बहुत जल्दी दोस्ती भी कर लेती है। दोस्ती प्यार में और फिर शारीरिक संबंध में बदल जाते हैं। रविंद्र की गैर मौजूदगी में रीना सिंधु और उसका बॉयफ्रेंड पारितोष दोनों शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। अब कहीं ना कहीं रीना को रविंद्र की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो वो उससे 20 साल बड़ा था। 2025 में जो रविंद्र की एज है वो लगभग 55 साल थी और रीना की एज लगभग 35 साल थी। 20 साल का डिफरेंस था और उसी डिफरेंस की जो पूर्ति है वो पारितोष कर रहा था। इसीलिए रीना को ना तो रविंद्र की जरूरत थी और ना ही उसके पैसे की। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड पारितोष के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि मेरा पति इस मकान को बेचकर ही मानेगा। उसे रास्ते से हटाना होगा। अगर वह रास्ते से हट जाएगा तो 3 से 4 करोड़ की वैल्यू का एक घर भी बच जाएगा और साथ में हम दोनों शादी करके अपना जीवन भी सेटल कर लेंगे। रीना सिंधु और उसका बॉयफ्रेंड पारितोष मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अनुसार 1 जून 2025 को रीना अपने पति रविंद्र को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरा एक पेशेंट है जिसका नाम पारितोष है। वो बिजनौर का रहने वाला है। बिजनौर में उसका एक अलग से घर है। उस घर पर कोई नहीं रहता है। तुम वहां चले जाओ और दर दर भटकने से अच्छा है तुम वहां पर रहो। वहां पर खाने पीने का इंतजाम सब कुछ हो जाएगा और पारितोष पैसे से भी हमारी मदद कर देगा। रविंद्र को लगा कि शायद उसकी बीवी उसकी मदद कर रही है और इसीलिए 1 जून 2025 को वो बिजनौर में पारितोष के घर चला जाता है और वहीं पर शाम के समय जो रीना है वो भी आ जाती है। अब यहाँ पर जो ये पारितोष होता है, जो रीना सिंधु का रीसेंट बॉयफ्रेंड होता है, ये रविंद्र को काफी शराब पिलाता है। जब वो बिल्कुल बेसुध हो जाता है तो रीना और पारितोष दोनों मिलकर रविंद्र को जान से मार देते हैं। एक फावड़े का वो इस्तेमाल करते हैं। उसके शरीर पर तब तक वार किया जाता है जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकल जाते। अब उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होने के बाद सबसे मेन मुद्दा था उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। अब ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसकी डेड बॉडी को कहीं दूर फेंकना पड़ेगा जिससे इसकी शिनाख्त ना हो पाए। इसके आईडी वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और इसे उसी की गाड़ी एक्सयूवी 700 में डालकर और फिर कोटद हाईवे पर जाते हैं। मुरादाबाद से कोटद हाईवे 60 से 70 किमी की दूरी यह तय करते हैं और मौका देखकर यह हाईवे के नज़दीक एक छोटी सी खाई में उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन 5 जून 2025 को वह डेड बॉडी किसी के द्वारा देख ली जाती है और इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चला कि पारितोष को हत्या करने के बदले में रीना सिंधु ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था और साथ ही उसके साथ शादी करने का भी वादा किया था। लेकिन कातिल चाहे कितना भी होशियार हो, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका प्लान तो सही था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के छानबीन ने इन्हें पकड़ लिया। अभी जो रीना सिंधु है और उसका बॉयफ्रेंड पारितोष है, दोनों जेल में हैं। मुकदमा चलेगा इनको। इनके किए की सजा जरूर मिलेगी।
लेकिन इस कहानी से एक चीज तो क्लियर होती है कि आज के समय में चाहे आपकी कोई बीवी है, चाहे कोई भाई है, चाहे आपका पति हो या आपका दोस्त हो, किसी पर भी आप लोग आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के समय में किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करना हानिकारक होता जा रहा है। रविंद्र ने अपनी बीवी रीना सिंधु पर पूरा भरोसा किया था और उसके बदले में उसे मौत मिली। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा लिया, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान दीजिए। धन्यवाद।